Good evening. Good evening, Good sir. evening again to some students. ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, थैंक यू दोनों। सो लास्ट क्लास अपनी थी परसों, आई थिंक जीके की। उसमें हमने साइंस डिस्कस किया था। राइट, कल भी एक क्लास रखनी थी बट कल मुझे कहीं जाना था तो नहीं रख पाए। राइट, सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट टुडे। तो कल जो टॉपिक था वो हमने आज रखा है। तो नाउ जो टॉपिक्स हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ, ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर पास्ट स्टूडेंट्स, कि भाई ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे। राइट, तो जैसा भी वो लोग बताते हैं तो उसके हिसाब से हमने टॉपिक्स ये बनाए हुए हैं। तो पॉलिटी इज प्राइमरीली रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो प्राइमरीली हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी पीपीटी है। तो जितना होगा उतना करेंगे, बाकी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। राइट, एंड अगर टाइम रहा तो एक और क्लासेस के ऊपर रख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मेट सेम ही रहेगा। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो आंसर देने का टाइम मिलेगा, एंड देन आई विल टेल द आंसर्स। ठीक है, ओके, सो विल स्टार्ट देन। बट ये जो क्लासेस हो रही है वो तो ठीक है, उसके अलावा भी थोड़ा स्टडी मटेरियल आपके ऐप में है, वो और भी मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग को पढ़ते रहना है जब भी समय मिले, है ना। Okay. So question. A federal structure for India was first put forward by. तो what do we पहले तो ये बताइए, what do we understand by federal structure? ये एक्ट कौन सा था वो तो चलो हम बात कर लेंगे, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? सब एनी? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, जैसे अभी तीन बॉडीज है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एक और है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, हाँ, उसको फेडरल बोलते हैं। और एनीवन एल्स? ओ नहीं नहीं, फेडरल तो सर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मतलब नेशनल, स्टेट और Right. So federal structure is where the power is distributed among various authorities. तो जैसे there are some points या there are some issues which are handled by state government, there are some issues which are handled by only central government, और कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिए जाते हैं। जैसे सूरत में कौन सी रोड बनेगी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। राइट ना, या सूरत में कहाँ पे पार्क बनेगा, वो सब सूरत की लोकल गवर्नमेंट विच इज एसएमसी वो डिसाइड करेगी। क्लियर है? वैसे ही गुजरात में कौन से लैंग्वेज में एजुकेशन होगी, या गुजरात में लिकर बैन रहेगा या लिकर स्टार्ट कर देंगे, तो ये सारे जो डिसीजन है ये गुजरात की गवर्नमेंट लेगी। तो वैसे ये जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट चलाने का, जो कि हम डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स को डिफरेंट पावर्स देते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आंसर इज थ्री। तो एक्ट ऑफ 1935, तो 1935 में ब्रिटिशर्स ने ही एक एक्ट पास किया था, क्योंकि उसके काफी पहले से इंडियंस ये डिमांड तो करने ही लगे थे कि भाई हम लोग को हमारी पावर्स दो, हमारी गवर्नमेंट हमारे हाथ में दो। तो ब्रिटिशर्स ऐसे बीच बीच में ऐसे डॉलीज देते रहते थे, चलो ये तुम ये एक्ट रख लो। ठीक है, इससे उनको लगेगा, आप लोग को लगेगा कि हाँ तुम्हारे हाथ में सब पावर्स हैं। ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1935 में ये फेडरल स्ट्रक्चर इंडियन गवर्नमेंट के लिए असाइन किया गया, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके हाथ में भी थोड़ी पावर्स रहेंगी, वैसा। ठीक है, तो मेन पावर तो क्राउन के हाथ में ही रहने वाली है, बाकी थोड़ी बहुत आप, हाँ चलो यहाँ पे कुआं बना लो, है ना, यहाँ पे पानी की टंकी बना लो, ऐसे वाली जो पावर्स हैं वो आपके हाथ में रहेगी, वैसा। ठीक है, क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग Excuse एक्सरसाइज? me, sir. Excuse me, sir. यस मुर्तजा। This is I think this is my first class. यस, Can you brief me like about the subject a little bit?
So And we are doing GK, general knowledge. So this is a slide show in which there are questions and there are some explanations after that. So you can answer the questions. If you know the answer, you can answer them by putting it in chat or you can speak. how many classes am I lagging behind so I can watch So the clips? in GK we have done I think 5 6 classes, right? All right. Okay. Thank you. Yeah. Option D, Government of India Act. अच्छा, इसमें देखो ऑप्शंस थोड़े से मिसप्लेस, मतलब अलाइंड नहीं है प्रॉपरली, तो ये ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एंड देन इट गोज टिल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सी आयरिश एंड डी ये। ठीक है। तो हाँ, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो वी टुक रेफरेंस ऑफ वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय एग्जिस्टिंग थे, और वो काफी अच्छा उनका जो रेस्पेक्टिव कंट्री है वो अपना परफॉर्म कर रहा था, राइट। सो वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, या कौन, इन अदर वर्ड्स, हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा चीजें बोरो की है। ठीक है। तो एनीवन वुड लाइक टू आंसर? Excuse me, sir, what? तुम्हारा आंसर तो डी है ना, किसी और का आंसर है हाँ ऐसा हाँ। कुछ? अच्छा। ठीक है, तो आंसर इज डी। तो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस वाज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है। सच फीचर्स, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बना था उसी के ही काफी सारे प्रोविजंस को एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें हमने यूज किया था, राइट। तो फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें बहुत सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन ने हमारे गवर्नमेंट के लिए बना के दी थी। तो उसी को एक फ्रेमवर्क लेके, उसी को एक बेस लेके फिर हमने आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया। ठीक है। सो आंसर इज डी। तो नेक्स्ट, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? सर ऑप्शन ए। A federation of state and union territories. हम्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज क्या है? यूनियन टेरिटरीज स्टार्टिंग में नहीं थे। यूनियन टेरिटरीज अभी जैसे जैसे आगे बढ़ा अपना कंट्री तो वो आए। तो आंसर है इट इज ओनली द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज उस समय नहीं एग्जिस्ट करते थे, तो आंसर में वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड भी नहीं है। ठीक है। So, हाँ। so कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड नहीं मेंशन्ड है, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है आई गेस एसएस में पढ़ा था फेडरेशन लिखा हुआ था। फेडरेशन वर्ड होगा कॉन्स्टिट्यूशन में बट उस कंटेक्स्ट में नहीं होगा जहाँ पे क्वेश्चन है, जिस कंटेक्स्ट में। अरे तो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा बट बाद में कहीं और पे फेडरेशन वर्ड यूज हुआ होगा, राइट। दैट डज नॉट मीन कि इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने फेडरेशन यूज किया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब? जुडिशरी का ओपिनियन। हाँ। सर यूएस। हाँ, यू आंसर तो देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? सर कोर्ट और सबके डिसीजन। कोर्ट का? कोर्ट में वो केसेस और सबके जो डिसीजन होते हैं वो सब ऑर्डर्स रिफॉर्म्स और सब। रिव्यू गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे रिव्यू। हाँ, जुडिशियल रिव्यू का यहाँ पे मीनिंग ये है कि कोर्ट्स तो पहले भी थे
राइट, कोर्ट्स तो हमेशा सही रहे, डिसीजंस या क्राइम तो हमेशा सही रहे, व्हेन देयर वर किंग्स तो भी किंग्स के भी कोर्ट्स हुआ करते थे। हम्म। तो ग्रीवांसेस प्रेजेंटेड इन कोर्ट, तो जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लाती है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई दूसरी पार्टी अपील कर सकती है कि ये लॉ हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, ऑल्दो दे हैव पास्ड इट बिकॉज ऑफ दे हैड मेजोरिटी, बट फिर भी हमें लगता है कि इसका एक रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू। समझ आ रहे? तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या गवर्नमेंट के लॉज हैं, इवन इफ इट इज पास्ड, तो भी उनको रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज या कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे इफ यू रिमेम्बर लास्ट ये हुआ था व्हेन आर्टिकल 370 वॉज एबलिश्ड इन कश्मीर, तो ये एक लॉ गवर्नमेंट ने पास किया था पार्लियामेंट में, फाइन, बट स्टिल सम ऑपोजिशन पार्टीज दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि ये जो लॉ है, जिस लॉ के अंडर आर्टिकल 370 हैज बीन एबोलिश्ड, ये इलीगल है, ये नहीं होना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट देन रिव्यूड द एंटायर प्रोसेस कि किस प्रोसेस को फॉलो करके ये लॉ लाया गया है, एंड इफ द प्रोसेस हैज बीन फॉलोड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उस तरीके से, देन सुप्रीम कोर्ट कैन से कि नहीं ये सही तरीके से लॉ लाए हैं, वी कैन नॉट चेंज दिस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली चेक कि वो जो लॉ पास कराने की प्रोसेस है वाज दैट फॉलोड और नॉट। ठीक है, वो ये नहीं चेंज चेंज कर सकते कि भाई आप ऐसा लॉ क्यों लेके आ रहे हैं, राइट। तो द आंसर इज यूएसए, हाँ, समवन आंसर्ड। तो दिस जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड इन यूएसए, तो वहां पे पहले ये था, एंड देन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा सिस्टम है, तो दे पुट इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ठीक है। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट को दैट दे कैन यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मीनिंग है? ऑप्शन डी। डिटेंशन विथ फॉर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल मतलब रिकॉग्नाइजेबल नहीं, रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होता है? सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। सो डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या होता है? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक क्राइम होने वाला है, राइट, तो ऐसे लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट को शक है उनको वो पहले ही अरेस्ट करवा देते हैं। ठीक है, अनटिल दैट मोमेंट हैज पास कि वो क्राइम हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कोई एक बहुत बड़ा एक गैदरिंग होने वाला है एक कोई स्पेसिफिक एरिया में, एंड गवर्नमेंट फील्स की इतनी बड़ी गैदरिंग है तो देर आर चांसेस कि कोई ऐसी इलीगल या टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए इस एरिया में, बिकॉज इट इज अ सेंसिटिव एरिया, राइट। तो दे मे अरेस्ट ऑल दोज पर्सन जो उस एरिया में रहते हैं, एंड गवर्नमेंट फील्स की दे हैव बीन इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंट्स इन द पास्ट, तो उनका वापस से ये आ सकता है। ठीक है, सो दे कैन अरेस्ट दोज पर्सन्स प्रिवेंटिवली, कि उनको ये इवेंट रोकना है, दे वांट टू प्रिवेंट दिस अनवांटेड इंसिडेंट, तो उसको रोकने के लिए उनको अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो जब इंसिडेंट हो जाएगा, वो गैदरिंग हो जाएगी, एंड देन दे कैन रिलीज देम। तो उसमें कुछ उनको इंटरोगेशन के लिए अरेस्ट नहीं किया है, उनको बस अरेस्ट करके रख दिया अंदर। ठीक है, तो दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझ आया क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग? यस सर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, ये तो ध्यान है क्या? व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए असेंबली बनाई थी। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो जब ये फाइनल हो गया था कि भाई यस, इंडिया विल फॉर्म इट्स ओन गवर्नमेंट एंड ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, तो फिर उसकी तैयारियां होने लगी कि ठीक है, अब हमको हमारी गवर्नमेंट बनाने को मिलेगी। तो नाउ हाउ डू वी रन दिस गवर्नमेंट, तो उसके लिए वी विल नीड सम प्रिंसिपल्स, वी विल नीड सम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये जो, हाँ, वो बताता हूँ, कोग्नाइजेबल ऑफेंस। तो वी विल नीड सम फ्रेमवर्क, तो वो फ्रेमवर्क क्या होगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हाउ डू वी मेक अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। सो दे फॉर्म्ड अ असेंबली जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी सारे डिविजन्स थे। देयर वाज अ डिवीजन जो डिफरेंट कंट्रीज के लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करते थे, एंड देन दे यूज टू पिक फ्रॉम देम कि हमको ये चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी चाहिए, ये नहीं रखनी चाहिए, ऐसा। ठीक है। एंड देन देयर वाज अ कमिटी, देयर वाज अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअल में लिखते थे, राइट, कि ये सारे लॉज पास हो चुके हैं, दे हैव टू बी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब उसको कहीं तो लिखना पड़ेगा, राइट। तो देयर वर नो टाइप राइटर्स, तो कोई हाथ से ही इनको लिखता था। क्लियर है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाई हैंड, जो एकदम ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की। बाद में तो ऑफ कोर्स वो टाइप हुआ एंड प्रिंट हुआ, ठीक है, बट एकदम ओरिजिनल कॉपी जो फर्स्ट कॉपी है, इट इज रिटन बाई हैंड। तो ये डिफरेंट टाइप की इसमें कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो ये डिफरेंट रूल्स करते थे प्ले। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, इसके लिए भी एक एक्ट पास हुआ, राइट। एंड व्हाट वाज दिस, दिस वाज कैबिनेट मिशन प्लान दैट वाज पास इन 1946। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो उसके बाद उनके पास ये 9-10 मंथ्स का टाइम था जिसमें इनको ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करना था सो बिफोर द, हाँ। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था। हाँ, कैबिनेट मिशन प्रपोज उन्होंने किया था कि आप ऐसा करके, मतलब वो गाइड कर रहे थे कि यू कैन मेक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। ऐसा एक प्लान पास कर लो आप लोग, एंड एक असेंबली बना लो, एंड देन दैट असेंबली कैन मेक योर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से। सर बट आपने बोला 10 मंथ्स का टाइम था, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में आया था ना। हाँ, बट वो तब तक रेडी हो नहीं पाया, मतलब प्लान यही था कि जब तक हमारे हाथ में आए हमारी गवर्नमेंट, तब तक सब कुछ इंडिपेंडेंस। रेडी हो जाए। ठीक है, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और बीच में और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन इन इटसेल्फ वाज अ ग्रेट पेन। ठीक है, तो पार्टीशन की वजह से भी बहुत सारे डिस्टरबेंसेस आए, तो वो तब तक बन नहीं पाया। बाय द टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस तो थोड़ा सा लेट हुआ, तो 1950 में देन वी इम्प्लीमेंटेड दिस। ओके सर। ठीक है, तो पहले तो प्लान यही था कि इंडिपेंडेंस तक ही सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, सो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर यूएस। कनाडा। ठीक है, तो फेडरेशन यूएस में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, बट जो इन्होंने स्ट्रक्चर लिया है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम कनाडा। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। यूएस में हर एक स्टेट अपनी अलग पॉलिसीज बनाता है, वैसे इंडिया में भी बनाते हैं, राइट। बट यूएस में स्टेट के पास थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स हैं, फाइन। तो इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि स्टेट के पास इतनी ज्यादा पावर्स हो कि ऐसा लगे कि सारे स्टेट्स बहुत ज्यादा ही अलग हैं यूनियन से। तो दैट इज वाई दे टुक द कनाडा मॉडल, जिसमें स्टेट्स के पास उतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, राइट। तो जो मोर पॉलिसी है, जो ओवरऑल पॉलिसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी, बाकी थोड़े बहुत रूल्स स्टेट के पास रहेंगे, वैसा। ठीक है, तो जैसे आपने यूएस में तो देखा होगा कि स्टेट्स के अपने डिफरेंट लॉज हैं, कोई एक स्टेट में कोई ड्रग अलाउड है, दूसरे स्टेट में कोई ड्रग भी अलाउड नहीं है। तो इतनी इंडिपेंडेंस यूएस में है, तो इंडियन गवर्नमेंट में इतना नहीं है। अगर ड्रग वगैरह का मैटर है तो वो पूरे कंट्री के लिए सेम ही होगा। ठीक है,
हाँ, ऑल्दो उन्होंने अल्कोहल के मैटर को स्टेट के हाथ में दिया हुआ है कि आप अपने स्टेट में अल्कोहल चलाओगे या नहीं चलाओगे वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट उसके अलावा जो बाकी ड्रग्स हैं वो यूनियन ही डिसाइड करता है। ठीक है। सो दैट वे कैनेडा मॉडल वाज इम्प्लीमेंटेड। Who among the following was not a member of the Constituent Assembly? Sir, B. K.M. Munshi. बी। बी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महात्मा गांधी थे या तुमको ऐसा लगता सर है? महात्मा गांधी, हाँ। नहीं। नहीं, महात्मा गांधी जी भी तो नहीं थे। हाँ, महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो ही वॉज, आप बोल सकते हो कि मतलब वो कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम में वो नहीं थे। ही यूज टू पिक पीपल हु वुड डू द वर्क, बट ही हिमसेल्फ डिड नॉट डू एनीथिंग, विच इज अ ग्रेट एबिलिटी। ठीक है, कि उनको पता था कि कौन से लोग हैं, जिन लीडर्स हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा? महात्मा गांधी। अच्छा। सर, कॉन्स्पिरेसी थियोरी नहीं है कि महात्मा गांधी वाज एक्चुअली अ मुस्लिम और जवाहरलाल नेहरू भी सेम मुस्लिम थे और मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ हिंदू? ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियोरी है ना? अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुम ही बोल रही तो अभी मैं क्या बोलूं? मतलब पता नहीं है मुझे ट्रू है कि हाँ, नहीं, तो मैंने अभी सर्च नहीं कॉन्स्पिरेसी किया। थ्योरीज का तो किसी को कुछ नहीं पता होगा ना। सर अभी क्लास करते हैं ना। हाँ वही। ठीक है। तो महात्मा गांधी वॉज द पर्सन हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ही वॉज देयर टू डिसाइड कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड देन दैट नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड कि हु विल बी अदर मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। बट ही, आप ऐसा बोल सकते हो कि ही वॉज द पर्सन हु यूज टू चूज द पीपल, बट ही वॉज नेवर ऑन द डेस्क ऑफ वर्क। ठीक है, तो कभी भी उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया था कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट चला रहा हूँ, है ना। वो उन्होंने नहीं किया था कोई भी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सर ड्राफ्टिंग कमेटी वही जो मैं आपको बता रहा था ना कि देयर वाज अ कमिटी हु यूज्ड टू राइट ऑल द थिंग्स, जो भी डिसाइड होते थे कि नाउ दिस थिंग विल गो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर उसको लिखते थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब उसको एक्चुअल में लिखना, ऑल दीज थिंग्स। Sir, option सर D. बी आर Dr. अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो दैट इज वाई इट इज सेड कि बी आर अम्बेडकर वॉज द पर्सन हु गेव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम क्रेडिट है उनको दिया जाता है। तो ही वॉज नॉट द सोल पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ही वॉज द चेयर पर्सन, तो दैट मीन्स देयर वर अदर मेंबर्स ऑल्सो, बट बिकॉज ही वॉज द चेयर पर्सन इट इज सेड दैट ही गेव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब सर बी, नहीं सॉरी। सर सर सी। ए। इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक से रिपब्लिक तो ना। सर डेमोक्रेटिक एंड सर सी। सी। रिपब्लिक तो अलग अलग है। सर सी। See, सी। the head of the state is elected for a definite period of time. हाँ, ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट इज सिलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। रिपब्लिक का मतलब यही है कि अगर हेड ऑफ स्टेट भी है तो भी ही इज नॉट द हेड ऑफ स्टेट फॉर लाइफ। तो रिपब्लिक होता है और दूसरा होता है मोनार्क, मोनार्की। तो मोनार्की में यही होता है कि हेड ऑफ स्टेट इज हेड ऑफ स्टेट फॉर लाइफ, जब तक उनकी मर्जी तब तक वो रहेंगे, फिर उनके बाद उनके बच्चे रहेंगे। ठीक है। तो रिपब्लिक में इट इज रूल्ड बाय द पब्लिक बट रूल्ड बाय अ हेड ऑफ स्टेट। तो हेड ऑफ स्टेट रहेगा जो पब्लिक ही इलेक्ट करेगी, एंड फिर थोड़े टाइम के बाद वो रिप्लेस हो जाएगा बाय अनदर हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर Sir, टू द option कॉन्स्टिट्यूशन? C. सर के एम मुंशी।
सर बी सी एन एंड राव। डी। बी एन राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन सी है वो तो सर पता ही है बी आपको, एन राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो आंसर इज सी, बी एन राव, राइट। तो ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट मतलब ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ब्यूरोक्रेट। तो उस समय भी आईएएस ऑफिसर्स होते थे। ब्रिटिशर्स ने भी इंडियन सिविल सर्विसेज चलाया था। तो स्टार्टिंग में तो उसमें ब्रिटिशर्स ही अपॉइंट होते थे, फिर धीरे धीरे इंडियंस भी, जब वो उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड बीइंग ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है। तो बी एन राव वॉज द एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेनली एडवाइजर का क्या काम था? उनको ये एडवाइस करना कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर कर सकते हैं, कौन से मैटर पे यू हैव टू ब्रिंग लॉज। ऐसा सोचना भी कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी तो उसके लिए लॉ होने चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें, बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ ब्यूरोक्रेट, तो गवर्नमेंट चलाने का उसका एक्सपीरियंस था। बाकी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही था, बट स्टिल ही वाज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से ही हैड सम एक्सपीरियंस कि किस किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब? रशिया। रशिया। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या? हम्म। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है कि Sir, we can पब्लिक। say that they themselves make the law and decision हाँ जी। to हाँ, represent. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दे देमसेल्फ मेक द लॉज एंड डिसीजन, दे देमसेल्फ मेक द डिसीजंस। तो पब्लिक खुद ही सब डिसीजंस लेती है। देयर इज नो हेड ऑफ स्टेट और देयर इज नो गवर्नमेंट दैट टेक्स द डिसीजन। ठीक है। तो इंडिया में अगर कोई भी डिसीजन लेना है कि भाई चलो पाकिस्तान के साथ वॉर करना है कि नहीं, पाकिस्तान पे अटैक करना है कि नहीं, तो वो डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डेली कि कर दो, राइट, बट द डिसीजन फाइनली विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। तो ये जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट स्विट्जरलैंड। डेमोक्रेसी है। क्या? स्विट्जरलैंड। हाँ, स्विट्जरलैंड। तो ये हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब गवर्नमेंट तो हमारी है, बट फिर भी हमारा डिसीजन नहीं चलेगा इस बात पे कि किसके साथ वॉर करना है, किसके यहाँ से पेट्रोल खरीदना है, राइट ना। गवर्नमेंट को एक बार हमने इलेक्ट कर दिया, नाउ इट इज देयर प्रेरोगेटिव कि वो किस कौन से डिसीजंस लें। बात समझ आ रही है ना? हमारे हाथ में डिसीजन सिर्फ इतना है कि किसको गवर्नमेंट देनी है इलेक्शन के थ्रू। तो वो हम 5 इयर्स में एक बार कर सकते हैं। सर तो हम्म। स्विट्जरलैंड में फिर गवर्नमेंट ही नहीं होगी या सिर्फ डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं लेगी? स्विट्जरलैंड में जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो लोग ही लेते हैं। तो गवर्नमेंट होती है जो ये करवाती है डिसीजंस, राइट ना। गवर्नमेंट तो कोई ना कोई चाहिए जो बाकी कंट्रीज के लोगों के साथ बात करे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिप्रेजेंट करे। ठीक है। बट अगर समझ लो स्विट्जरलैंड को डिसाइड करना है कि हमें हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ वॉर करना है कि नहीं, तो वो डिसीजन सिर्फ उनकी गवर्नमेंट के 4-5 लोग बैठ के ले लें, पीएमएन 2-4 लोग, और वैसा नहीं होगा। वो सर पूरे उसके लिए कंट्री में वोटिंग। वोट कराएंगे। हाँ, तो पूरे कंट्री में वोट कराएंगे दैट वी शुड गो टू वॉर और नॉट। तो जित यस अगर ज्यादा आ गए तो दे विल गो टू वॉर, नो अगर ज्यादा आ गए तो दे विल नॉट गो। तो ऐसा है, तो एवरीवन विल वोट। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेफराजेट। ठीक है, या रेफरेंडम बोलते हैं इसको, कि हम लोग सबका वोट कराते हैं। तो थोड़े टाइम पहले ब्रिटेन में भी ये हुआ था रेफरेंडम। ब्रिटेन, यू नो, रिमेम्बर कि वो ईयू का पार्ट था, हाँ। है ना, अभी भी शायद है। तो ब्रिटेन में बहुत टाइम से ये चल रहा था कि वी शुड एग्जिट ईयू, राइट। तो ब्रिटेन वांटेड टू एग्जिट ईयू, तो वो बहुत लंबा डिसीजन चल रहा था कि हम एग्जिट करें कि ना करें। देन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग पब्लिक से ही पूछते हैं, तो हाँ, एवरीबॉडी इन ब्रिटेन वोटेड ऑन दिस, तो दिस वाज कॉल्ड रेफरेंडम। ठीक है। ब्रिटेन अभी ईयू का पार्ट नहीं है। हाँ, so Britain has finally exited EU. So that decision was taken not by the government but by every people of Britain. ठीक है। तो इस तरीके से कोई कोई स्पेसिफिक डिसीजंस पे भी ले लिया जाता है पब्लिक का ओपिनियन। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई भी डिसीजन पे पब्लिक का ओपिनियन नहीं लिया यार जाएगा। इवन
पाकिस्तान में भी जब मिलिट्री coup हुआ था तब रेफरेंडम हुआ था। तब क्यों रेफरेंडम होगा? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई गेस उसमें यस और नो वोट ले लिया था, पर फिर भी मिलिट्री coup हुआ था तो फिर भी उन लोग ने रेफरेंडम किया था। ये मुझे अब नहीं समझ आ रहा है, ऐसा क्यों करेगी मिलिट्री? एक बार पावर में आ गई तो वाई वुड दे आस्क पीपल टू वोट ऑन व्हाट मैटर? बट पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में एक चीज आप बोल सकते हैं कि दे हैव बीन आस्किंग दिस, कि आप कश्मीर में आप रेफरेंडम करा लो, सारे लोगों से एक बार वोट ले लो कि उनको किस तरफ रहना है, दे वांट टू लिव विद इंडिया और विद पाकिस्तान, और जैसा उनका वोट आए उसके हिसाब से फिर कश्मीर को उस तरफ चले जाना चाहिए। So that is something that they have been asking, कि सर कश्मीर में आप रेफरेंडम। 2002 में हुआ था वो परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो वो तो इलेक्शन ही हुआ ना फिर प्रेसिडेंट बनाने के लिए। नहीं, फिर इससे पहले मिलिट्री coup हुआ था। तो मिलिट्री कूप में तो परवेज मुशर्रफ ही बन गया था वो लीडर, और उसको खुद को फिर अब वो बनना था तो उसने इलेक्शन करा दिया, तो उसको रेफरेंडम मुझे नहीं लगता कोई नहीं। अगर आप अपने लीडर इलेक्ट करने के लिए वोट डाल रहे हैं तो देन दैट इज नॉट रेफरेंडम, आप तो नहीं अपनी नहीं, गवर्नमेंट ही मैंने चूज कर रहे हो। मैंने सर्च किया, पाकिस्तान में 2002 में रेफरेंडम हुआ था। अच्छा, ठीक है चलो, ठीक है। तो बट मेरे हिसाब से रेफरेंडम इज डन ऑन अ स्पेसिफिक डिसीजन। अगर गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए वोट डाली जा रही तो देन इट इज इलेक्शन, इट इज नॉट रेफरेंडम। वो ठीक तो है बट वो, डायरेक्ट यस और नो वोट ही होता है ना। अच्छा ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ, अभी मुझे नहीं ध्यान है 2002 का। ओके नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु consistently described Indian secularism as सर्वधर्म समभाव? सर्वपल्ली ऑप्शन सी, राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद हम्म, सिंह। सी। सी। हु वाज द प्रेसिडेंट? तो राजेंद्र प्रसाद भी प्रेसिडेंट थे, बट राधाकृष्णन भी प्रेसिडेंट थे, सारे ही प्रेसिडेंट थे, अगर सिर्फ आप प्रेसिडेंट के बाद हिसाब से ही सोच रहे हो तो। सर बट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सर्वधर्म संभव का किया हम्म, था शायद। हाँ हाँ, तो आंसर इज ए, राइट। सो इंडिया में जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो सर्वधर्म समभाव उसका मेन मीनिंग है। सो दैट वाज प्राइमरीली प्रमोटेड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? यूके। यूके। यूके, हाँ। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन है, और वो अपडेट भी होता रहता है जैसे जैसे कोई भी नई चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो वैसा ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके का नहीं है, उनका सिर्फ ऐसा है, दे हैव इट इन देयर माइंड्स। ठीक तो है। सर यूके में कैसे डिसीजंस लेते हैं फिर? बिल्स बिल्स पास होती है ना। हाँ मतलब वो लॉज तो अलग बात हो गई, बिल्स पास होना दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। खुद तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फ्रेमवर्क है कि गवर्नमेंट इस तरीके से चलेगी, उसके इतने पार्ट्स होंगे, एग्जीक्यूटिव एंड वो सारे जुडिशरी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो फ्रेमवर्क जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको देता है दैट इज नॉट देयर। ठीक है। तो वो तो इतने टाइम से उनके मोनार्की ही चल रही है, तो अभी तो इट इज नाउ ऑलमोस्ट अ रबर स्टैम्प, तो अभी तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही है, बस उनके सिस्टम्स सेट है तो दे डोंट नीड दिस फ्रेमवर्क ऑलरेडी। तो बस वैसा है, बाकी वो जो लॉज वगैरह पास होते हैं, बिल्स पास होते हैं, वो तो डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो तो इंडिया में भी हर साल इतने सारे लॉज पास होते हैं, दैट डज नॉट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंडिया ने टाइम टू टाइम चेंज किया है, बट जो ये लॉज और बिल्स पास होते हैं दे आर नॉट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज adopted on। ए। सर दिसंबर नहीं, सर ए। ए। हमारे इसमें ऑप्शंस थोड़े से अनक्लियर हैं शायद। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन यहाँ तक है, थर्ड ऑप्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 26 नवंबर 1949। तो ऐसा, तो बताइए।
नवंबर ट्वेंटी सर सिक्स सर नवंबर 26, क्योंकि 26 जनवरी को अडॉप्ट नहीं हुआ था, अडॉप्ट तो नवंबर में हुआ था। हाँ, दो देखिए, दो इवेंट्स हैं ये। अडॉप्ट होना मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अब बना है ये सभी के लिए एक्सेप्टेबल है, दैट मीन्स कि अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? तो एक स्टेज आया, एक पॉइंट आया व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी एंड इट वाज एक्सेप्टेड कि हाँ अभी इसमें कोई भी लूप होल्स नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है। वॉट एवर वी नीड टू रन आवर कंट्री, ऑल ऑफ इट इज रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी हमको चाहिए होगा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका आंसर है। तो ये डिसाइड हो गया था कि नाउ वी विल एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज अडॉप्शन। ठीक है, बट अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट कब से होने वाला है ये? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 नवंबर को एक मीटिंग हुई जिसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया गया दैट दिस विल बी अवर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसी के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट चलेगी आगे। ठीक है, बट वो कब से चालू होगी? दैट विल हैपन फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो ऐसा क्यों? सर बट इसी दिन अगर अडॉप्ट कर लिया था तो अगले दिन से चालू कर देते, 27 नवंबर से ही कर देते या उसी दिन से कर देते। 2 महीने का ब्रेक क्यों? ब्रेक मतलब 2 महीने का वेट क्यों? सर इतनी बड़ी कंट्री तो सर इम्प्लीमेंटेशन में शायद। टाइम लगेगा। क्या? इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। सर क्योंकि ये डे रिमार्क करना था, क्योंकि 26 जैन 1939 में या 38 में कुछ इवेंट हुआ था, उसके कोलकाता। कमेमोरेशन में ये करना था। वेरी गुड, हाँ। ये तो कोलकाता में ये, हुआ था ना। हाँ, तो दिस डे हैड हिस्टोरिकल वैल्यू। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस का एक वो हुआ था, उनका एक मीटिंग। तो उसमें ऐसा डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंस डे अभी से मनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दे वांटेड इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। तो इट वाज डिसाइडेड कि 26 जनवरी 1930 विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे मनता रहा, बट फिर भी ब्रिटिशर्स रूल करते रहे। तो इवेंचुअली व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, तो दैट हैपेंड इन अगस्त। तो ये जो दिन था ये तब तक काफी फेमस हो चुका था। ठीक है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया तो उससे भी लोगों में काफी अवेयरनेस आई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वैसा। ठीक है, तो दिस डे हैड एन इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो वो डे को कंटिन्यूसली उसको देने के लिए, उसका रेस्पेक्ट, ये डिसाइड किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम इस दिन से इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन इंडिया विल बिकम रिपब्लिक। ठीक है, तो दैट इज वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। ठीक है, एंड 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे दोनों में अपने जो फ्लैग है वो हम लोग फ्लैग तो देखते ही हैं, बट दोनों पे जो फ्लैग फहराने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो एक दिन होता है फ्लैग होइस्टिंग एंड दूसरा एक दिन होता है फ्लैग अनफर्लिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है होइस्टिंग एंड अनफर्लिंग में? होइस्ट मतलब ऊपर करना, अनफोल्ड मतलब वो खोलकर को फूल के रिलीज सुकना। करना। हाँ, ठीक है, तो होइस्टिंग होता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मतलब होइस्टिंग का मतलब क्या है कि ये जो फ्लैग है वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर जाके इसको खोलते हैं और उसमें से फूल गिरते हैं, राइट। अनफर्ल होता है 26 जनवरी को। तो फ्लैग और ऊपर ही बांधा हुआ होता है, तो सिर्फ जो भी डिग्निटरी हैं वो आते हैं, वो रस्सी को हल्का सा खींचते हैं जिससे वो फ्लैग खुल जाता है, एंड देन ये फूल गिर जाते हैं और अनफर्ल हो जाता है। ठीक है, तो वाई इज दिस डिफरेंस? होइस्टिंग में नीचे से ऊपर लेके जाते हैं एंड दैट हैपन्स ऑन 15 अगस्त। अनफर्लिंग में ऑलरेडी ऊपर रहता है, बस उसको वहां पे ऊपर ही खोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों डेज में। तो सर इसका अगर कभी, रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग फ्री हुए थे, सो वी वर गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और वी कैन से वी वर गोइंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो इट इज अ सिंबलिज्म कि हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ, वी आर गोइंग अप। तो वो जो सिंबलिज्म शो करने के लिए फ्लैग इज टेकन फ्रॉम
बॉटम टू टॉप तो नहीं बोलेंगे, फ्रॉम लोअर टू हायर पोजीशन। ठीक है। अब जब हम लोग ने रिपब्लिक बने, हम लोग 26 जनवरी 1950 को, सो द फ्लैग इज ऑलरेडी अप, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट तो हो चुके थे। ठीक है, तो फ्लैग वॉज ऑलरेडी अप, तो अब उसको फिर से नीचे से ऊपर नहीं लेके जाना है, ऊपर ही उसको बस फहरा देना है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनफर्लिंग। ठीक है। तो अगर कभी आप लोग को भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए ऐसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने की 15 अगस्त या 26 जनवरी की, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिकॉज इट इज अ बिग थिंग। ऐसे इरिस्पॉन्सिबली फ्लैग को कहीं पे भी नहीं बांध सकते हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? तो दोनों में क्या कॉमन है? फेडरेशन का मतलब तो आपको पता है। सर डी। डी। तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फंक्शन ये भी है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस तो बने हैं, उनमें से एक ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी को कोई भी डाउट आता है कि यार ये शब्द लिखा है, ये लाइन लिखी है, इसका क्या मीनिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंसान सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पे वो अपील करे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, दिस पॉइंट इज डाउटफुल, ठीक है, या फिर एम्बिगुअस है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके डेफिनेशन दे सकता है या देगा। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, तो ये तो ठीक है, मतलब इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। असेंबली। तो ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, अभी आ गए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? बताइए। सर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइन। एंड इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक और जो इसका डिवीजन था, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन थे, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? तो इन अ वे राजेंद्र प्रसाद की पोजीशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पोजीशन भीमराव अंबेडकर के ऊपर थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि उनका काम इतना इंपॉर्टेंट था अंबेडकर जी का कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था पूरा, ड्राफ्ट करना मतलब उसको उस फॉर्म में लाना था, बुक के फॉर्म में, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ही गेव अस द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, स्पीकर क्या होता है? जो स्पीकर। पार्लियामेंट में दोनों पक्षों को सुनता है वो। हाँ, स्पीकर मीन्स आप बोल सकते हो कि पार्लियामेंट का चेयरपर्सन, वो रन्स द पार्लियामेंट, राइट? तो कोई भी मैटर अगर डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रही है, तो वो डिबेट को जो कंट्रोल करते हैं या डिबेट को जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चालू रखते हैं, दैट पर्सन इज स्पीकर, राइट? तो यूके। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में स्पीकर नॉर्मली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद चेंज हो जाते हैं, राइट? एंड जो भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, मोस्टली वही पार्टी अपने मेंबर्स में से एक स्पीकर इलेक्ट कर लेती है, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम इज। ठीक है। तो बहुत बार लोग ये भी बोलते हैं कि स्पीकर अगर गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी के ही मेंबर्स में से है, सो दैट पर्सन मे गिव स्लाइट एडवांटेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा होता है, होता भी होगा, राइट? बट दैट इज हाउ द सिस्टम इज इन इंडिया।
कि हर गवर्नमेंट चेंज के साथ ही स्पीकर भी चेंज हो जाता है। बट यूके में एक बार एक स्पीकर बन गया तो इवन इफ द गवर्नमेंट चेंजेस, ठीक, हाँ, द स्पीकर डज नॉट चेंज। सर, हाँ, अगर स्पीकर डिसीज हो गया तो कौन स्पीकर चूज करता है नया? तो फिर तो वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग आपस में अपने में से चूज करेंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, मतलब डिसीज होना भी जरूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से छोड़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मरने के बाद ही छोड़ेगा, बट उसको हटा नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अभी जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो बाय डिफॉल्ट स्पीकर ऑफ अपनी राज्यसभा। तो अपने पार्लियामेंट में दो पार्ट्स हैं, राइट, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा। हाँ कश्यप बोलो। कश्यप आपको कुछ बोलना है या अनम्यूट हो गया ऐसे ही? तो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं एंड इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो दोनों सेम लोग, सेम ही पर्सन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाय डिफॉल्ट द स्पीकर ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। ठीक है, तो अभी 3 महीने पहले इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने या राज्यसभा के स्पीकर ने रेजिग्नेशन दे दिया था, साइटिंग हेल्थ रीजंस, कि भाई मेरी हेल्थ अभी इतनी अलाउ नहीं करेगी कि मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करूं। सो ही रिजाइंड एंड देन इंडिया हैड टू इलेक्ट न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे रेजिग्नेशन भी हो सकता है, ऑल्दो इंडिया में तो वो चेंज भी हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, बट मैं बोल रहा हूँ कि स्पीकर्स कैन लीव इन बिटवीन एज वेल। इंडियन पिनल कोड केम इन टू ऑपरेशन इन इंडियन पिनल कोड, ऑल्दो अभी इंडियन पिनल कोड अभी 1-2 साल पहले हट गया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन है। इंडियन पिनल कोड मीन्स दिस इज द पार्ट जिसमें पनिशमेंट्स बताए गए हैं कि कौन से क्राइम की कैसी पनिशमेंट होगी। पिनल मीन्स पिनल इज रिलेटेड टू पनिशमेंट्स। ठीक है, सर तो एज यू कैन सी 1858। ऑल दीज डेट्स आर फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के लिए जो भी कोड्स बनाए थे, ऑब्वियसली दे वर नॉट वेरी वेल थॉट ऑफ कोड्स, तो उनका मेन रीजन यही था कि इंडियंस को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है, दे डिड नॉट थिंक ऑफ मच ऑफ अबाउट द सोसाइटी। ठीक है, तो इंडियंस को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने काफी सारे लॉज ऐसे बनाए थे। तो उसमें बहुत सारे लॉज ऐसे थे कि छोटी छोटी बातों पे दे यूज टू अप्लाई सेडिशन का लॉ। सेडिशन मतलब देशद्रोह। तो तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि हमारे अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो दैट वाज टर्म्ड एज देशद्रोह, सेडिशन। तो ऐसे भी बहुत सारे लॉज थे जो काफी लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी चालू ही रहे। ठीक है, सो इंडियन पिनल कोड वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1862। तो 1862 से ये कोड चालू रहा, एंड कब तक चालू रहा? 2023 तक। 2023 में देन इट वाज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो पीनल मतलब दंड संहिता था इसका नाम, पीनल मतलब पनिशमेंट, राइट। तो अब इसका नाम चेंज कर दिया, पूरा लॉ चेंज कर दिया। राइट नाउ द नेम इज भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर भी समझो, यहाँ पे पनिशमेंट की बात होती थी, यहाँ पे न्याय की बात होती है कि जो भी डिसीजन होगा, जस्टिस होगा, वो किया जाएगा। अब उसके हिसाब से अगर कोई पनिशमेंट देनी पड़े तो वो दी जाएगी, राइट। So that is how the name has been changed and the law or the code has also been changed. ठीक है, तो 1862 से 2023 तक तो ऑलमोस्ट 170 ईयर्स ये रहा है। How many articles are there in the Indian Constitution? ये ध्यान है। सर 395।
हाँ, थ्री ठीक है, नाइन्टी 395। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आर्टिकल्स में डिफरेंट मैटर्स पे, हर एक आर्टिकल में एक डिफरेंट मैटर पे डिस्कशन हुआ है, राइट। तो देर आर आर्टिकल जिसमें हमारे राइट्स की बात हुई है, राइट। देन देर आर आर्टिकल जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हुई है, ठीक है। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और सॉवरेन दो अलग अलग वर्ड्स क्यों कोई? तो सॉवरेन का मतलब देखो क्या है, सॉवरेन का मतलब है कि हमारे सारे डिसीजंस हम लोग ही लेते हैं। द हेड ऑफ स्टेट इज ऑल्सो आवर्स। हमारा बाहर की कोई भी तरीके से कोई भी पावर हमारे कंट्री में, हमारे डिसीजंस में कोई भी तरीके से दे कैन नॉट इंटरफेयर, ठीक है। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, बट इफ यू टॉक अबाउट कनाडा और न्यूजीलैंड, राइट, तो ये सभी दे कैन नॉट कॉल देमसेल्फ सोवरेन कंट्रीज, ऑल्दो दे आर इंडिपेंडेंट, दे रन देयर ओन गवर्नमेंट्स, बट फिर भी उनका जो हेड ऑफ स्टेट है, दैट पर्सन इज नॉट देयर नेटिव, ठीक है। उनका हेड ऑफ स्टेट कौन है? कनाडा एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का। द हेड ऑफ स्टेट ऑफ दीज थ्री कंट्रीज इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, राइट, जो अभी किंग चार्ल्स है। तो ये सभी कंट्रीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज। तो ब्रिटिशर्स वेंट अवे, बट वो लोग इतने कंफर्टेबल हो चुके थे ब्रिटिशर्स के सिस्टम के साथ कि दे मेंटेन्ड कि चलो ठीक है, ब्रिटिश किंग जो है वो हमारा भी हेड ऑफ स्टेट रहेगा तो चलेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ ऑल दीज थ्री कंट्रीज इज स्टिल द किंग और क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो जब क्वीन थी, क्वीन जो भी पहले थी, एलिजाबेथ, ठीक है, सो देन शी वॉज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ दीज थ्री कंट्रीज ऑल्सो, बट नाउ द किंग इज, ठीक है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रिटिशर्स का कोई भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं है। दैट इज वाई इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, ठीक है। सो व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर? नेशनल एंथम कौन सा है हमारा? सेवन जनगण सर मन ऑप्शन डी। 27 दिसंबर 1911। हाँ, या तो नेशनल एंथम इज जन गण मन एंड देयर इज वन नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। तो कैलकाटा में कांग्रेस का एक मीटिंग था, उसमें फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर को ये गाया गया था। सो हु रोट जनगण मन? Rabindranath Tagore. रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, तो ये A. तो ठीक है। केम इनटू फोर्स मतलब इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो द टर्म कास्ट वाज डिराइव्ड फ्रॉम, तो कौन से लैंग्वेज से? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही, बिकॉज कास्ट इज नॉट अ टर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन्ड है, बट कास्ट इज अ वर्ड जो कोई एक लैंग्वेज से आया है, ठीक है। तो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉ। पोर्चुगीज। पोर्टुगीज, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड कास्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्पेनिश एंड पोर्टुगीज दोनों में है कास्टा, ठीक है। तो वहां से ये आया है। द टर्म ग्रेटर इंडिया,
सर सोशल यूनिटी कल्चरल। या कल्चरल। या रिलीजियस। हम्म तो ग्रेटर इंडिया इज कल्चरल यूनिटी। तो अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखो, इंडिया तो आता ही है। इसके आसपास के जो भी कंट्रीज है, जैसे नेपाल है, राइट, भूटान है, एंड श्रीलंका है। तो ये सभी कंट्रीज में जो कल्चर है वो इंडिया के कल्चर से, इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे वेरिड कल्चर्स हैं, तो इन सभी से थोड़ा बहुत मैच करता है। इवन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी जो उनकी हेरिटेज है वो इंडिया की हेरिटेज के साथ मैच करती ही है, राइट। तो दैट इज वाई ग्रेटर इंडिया टर्म इन सबको मिला के एक साथ बोल दिया जाता है, बिकॉज इन सभी कंट्रीज में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक है। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। बी। बी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। B. डायरेक्ट एंड बी बी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो ठीक है। यूएस में कौन सी डेमोक्रेसी है? यूएस में पहले तो डेमोक्रेसी है क्या? प्रेसिडेंशियल है। हाँ, बट कैन बी से यूएस इज अ डेमोक्रेसी? पार्शियली यस। पार्शली। पार्शियल? वाई पार्शियल? डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है? फॉर द पीपल बाय द पीपल। हाँ, तो यूएस के लोग अपनी गवर्नमेंट नहीं इलेक्ट करते फॉर देमसेल्व्स? करता है, बट द मेजर पावर रिमेन्स विद द प्रेसिडेंट। हाँ, तो मतलब उन्होंने तो इलेक्ट करके उसको दिया ना पावर। इंडिया में भी मेजर पावर रिमेन्स विद द प्राइम मिनिस्टर। बट सर इंडिया में अगर कोई रूल पास करना हो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना जरूरी है। पर यूएस में प्रेसिडेंट खुद का होल्ड ले सकता है। हाँ, बट यूएस में भी ऐसे डिस्कशन तो होते ही है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो ठीक है। बट वहाँ पे भी कोई और मेजर लॉज पास कराने में तो वहाँ पे भी डिस्कशंस तो होती है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं है कि चलो डिस्कशन होगा कि नहीं होगा उस लॉ पे। डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है कि हु एवर इज द हेड ऑफ स्टेट, वो कैसे बन रहा है, राइट। तो वो बनाने में अगर लोगों से पूछताछ हो रही है, उनसे हम डिसीजन ले रहे हैं, देन इट इज डेमोक्रेसी। तो पीपल आर चूजिंग अ पर्सन टू रूल देम। ठीक है। तो फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो वैसा हो रहा है। अब उनका सिस्टम है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि एक बार ये इंसान बन गया, अब उसके बाद उसको कैसे काम करना है वो उन्होंने लिखा हुआ है। बट वो इंसान बनेगा कैसे, वो तो डेमोक्रेसी के बेसिस पे ही बन रहा है ना। बात समझ आ रही है क्या? तो भले वो लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रहे हैं अपना, बट वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है। उसमें सारे लोग यूएस के इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर चूजिंग देयर लीडर। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में है उसमें भी सेम चीज होती है, दैट वी चूज अवर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएस में है वहां पे भी सेम चीज होती है, राइट। तो पीपल वोट टू चूज देयर प्रेसिडेंट। तो ये दो टाइप की आप बोल सकते हैं डेमोक्रेसीज है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अच्छा ये तो आ गया था अभी, फिर से आ गया। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ का द कितने कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स हैं? 395। हाँ। डी। सर डी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट हार्ट एंड सोल, इक्वालिटी। राइट अगेंस्ट Right to एक्सप्लॉइटेशन। equality. राइट टू Right फ्रीडम to ऑफ equality. रिलीजन। सी है, हाँ। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है?
तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आए अगर आपके कंट्री में, आपकी गवर्नमेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रेमेडी, उसका सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप ये डिमांड कर सकते हैं कि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालो। ठीक है। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स यू हैव दिस राइट, एवरीवन हैज दिस राइट कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गवर्नमेंट से मांग सकता है। ठीक है। सो दैट बेसिकली गिव्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अ राइट कि वो लोग हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जाके गवर्नमेंट से मांग सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे सारे लोग इनेबल होते हैं, दे गेट एम्पावर्ड। ठीक है। तो अगर समझ लो किसी को एजुकेशन नहीं मिलता, तो राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, तो वो ये फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कराने के लिए गवर्नमेंट को बोल सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इट इज, तो ये रेमेडी है उनकी प्रॉब्लम्स की। तो इस तरीके से इसको बोला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है। तो गवर्नमेंट को फिर वो राइट उनको देना पड़ेगा, मतलब उनको पढ़ने के प्रोविजंस देने पड़ेंगे। ठीक है, कि कोई स्कूल में उसका एडमिशन कराए या फिर उसका खर्चा उठाए, जो भी करे। ठीक है। तो क्या टाइम हो गया? ठीक है, तो टाइम हो गया है, इट इज ऑलमोस्ट 10:10। तो वील हैव टू स्टॉप। ये ऐसे तो बहुत लंबी पीपीटी है, अराउंड 500 स्लाइड्स है। तो मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ, एक दिन और क्लास रखेंगे इसकी। ठीक है। बट फॉर नाउ वील स्टॉप। कल वी विल मूव मीट विद अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत नया इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिला होगा, एंड आई ऑल्सो होप कि वो एग्जाम में आपके काम आवे। ठीक है, देन बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। बाय सर। बाय। सर साइंस का बचा हुआ पार्ट कब होगा? क्या बोल रहे हैं? साइंस का दूसरा पार्ट मंडे। हाँ। ओके। भास्कर सर, हाँ बोलिए। एक छोटा सा डाउट है, सर्कल्स में पूछ लूं? मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं है, एक ऐसे जनरल डाउट है। हाँ। सर्कल की जनरल इक्वेशन में एक्स और वाई